बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, today we are going to start our next chapter. This is the second chapter in your book Signal and System by Oppenheim. In this chapter we are going to discuss the convolution summation and the convolution integral for continuous time systems and discrete time systems. As you might know that the class of systems which are called LTI systems, linear time invariant systems, they are very important, and as I have already mentioned somewhere in previous lectures that we are going to discuss many concepts. In fact, all of the concepts which we are going to discuss from this point onwards are basically related to a class of systems which are called LTI systems. In general, many physical systems are LTI in nature, and for the analysis of different systems or signals, if we assume that the system is LTI, it becomes quite easy to analyze those systems for various input signals. So what we are going to discuss in this lecture is a little bit foundation of the LTI system and this convolution summation. In the later lectures which will follow, we will do a lot of examples to find the convolution summation or convolution integral for various kind of continuous time or discrete time signals. This convolution operation concept is a little bit tricky to grasp, so I will advise you to pay a very good attention to it. We will do quite a number of examples to make this concept clear, but nonetheless you have to pay very good attention, very close attention to this in order to make this clear. आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ जस्ट ये बात करेंगे कि किस तरह से किसी आर्बिट्रेरी सिग्नल को विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स फंक्शन रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और फिर किस तरह से जो है वो उस सिग्नल की आउटपुट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, और आखिर में हम LTI सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे जो कि लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स कहलाते हैं. और इस लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जब हम एंड पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे इट विल बिकम क्लियर कि LTI सिस्टम अगर हमारे पास हो तो व्हाई द एनालिसिस बिकम्स इजी. सो लेट्स स्टार्ट. इनिशियली हम बात करेंगे कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है x ऑफ n, ठीक है, इट इज़ अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल which is non-zero from n minus 4 to plus 4. This is an arbitrary signal. इसकी जगह कोई और सिग्नल भी हो सकता था, और उसको भी इसी तरह से जिन स्टेप्स में हम अब भी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, अगर कोई और सिग्नल होता तो उसको भी आप इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे. सो इट इज़ नॉट सम स्पेशल सिग्नल. ये कोई एक ऐसी एग्जांपल नहीं है कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी और को नहीं कर सकते. हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स फंक्शन जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ये हमारे पास लेट्स सपोज एक सिग्नल है x ऑफ n जो कि नॉन ज़ीरो है फ्रॉम n इज इक्वल्स टू -4 टू +4, और इन पॉइंट्स पे -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3 इन पॉइंट्स पे सिग्नल का डिफरेंट एम्पलीट्यूड है. कहीं पे ये एम्पलीट्यूड जो है वो मे बी 2 है, कहीं 1 है, कहीं -1 है, कहीं -2 है, सो ऑन सो फोर्थ. सो हमारे पास आपको पता है कि इम्पल्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है
अगर हम डिस्क्रीट इम्पल्स फंक्शन की बात करें जिसकी सिर्फ एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है, और वो नॉन ज़ीरो वैल्यू जो है वो इसकी n इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे होती है। इसके अलावा इसकी बाकी तमाम वैल्यूज़ जो है इस इम्पल्स फंक्शन की ज़ीरो होती हैं। सो इट इज़ अ स्पेशल function, special signal which only has one non-zero value and that value exists at n is equals to 0, और इसका एम्पलीट्यूड इस n is equals to 0 पे 1 होता है। बाकी तमाम पॉइंट्स पे -1 +1 -2 +2 -3 +3 माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक ये ज़ीरो है, और +1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ज़ीरो है। सो इट ओनली हैज़ a single non-zero value which exists at n is equals to 0। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट भी करेंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, और फिर आप अकॉर्डिंगली एक्स ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बट कंसेप्ट समझने के लिए फ़र्ज़ करें मैं इस वक्त जो ये डेल्टा एन है इसको अगर एक्स एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या होगा। अगर मैं इन दोनों सिग्नल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज़ अ पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, विच मीन्स कि जो इस सिग्नल की वैल्यू डेल्टा एन की n इज इक्वल टू -4 पे थी वो एक्स एन की जो -4 पे वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली n इज इक्वल टू -3 के लिए भी ये दोनों सिग्नल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n इज इक्वल टू -2 के लिए, -1 के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब चूंकि ये इम्पल्स फंक्शन सिर्फ ज़ीरो पे इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है एंड दैट वैल्यू इज़ आल्सो 1, तो अगर मैं इन दोनों सिग्नल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके रिजल्ट के तौर पे मेरे पास एक्स ऑफ एन में भी सिर्फ एक वैल्यू बच जाएगी जो कि ज़ीरो पे होगी, और वो वैल्यू जो है ज़ीरो पे वो वही होगी जो एक्स ऑफ एन की वैल्यू, एक्स एम्पलीट्यूड उसका वही होगा जो इस वक्त एक्स ऑफ एन का है, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करने से उसके एम्पलीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एक्स ऑफ एन और डेल्टा ऑफ एन को मल्टीप्लाई करूँ तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई विल गेट अ वैल्यू विच इज़ द वैल्यू x of 0। x of 0 means the value of signal x of n at n is equals to 0। वो जो भी है, जो भी उसका एम्पलीट्यूड है, 2 है, 3 है, 4 है, वट एवर, जो भी एम्पलीट्यूड है वो एक वैल्यू इसमें बच जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज इसमें 0 हो जाएंगी। ठीक है। सो अगर मैं एक्स ऑफ एन को डेल्टा एन से मल्टीप्लाई करूं तो इसके रिजल्ट के तौर पे मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू सरवाइव करती है जो कि एक्स ऑफ एन की वैल्यू है एट एन इज इक्वल्स टू 0, और उस वैल्यू को कहा जाता है एक्स ऑफ 0। अब अगर इस इम्पल्स फंक्शन को मैं शिफ्ट कर दूं, इसको मैं किसी भी साइड पे शिफ्ट कर सकता हूं, डेल्टा ऑफ n -1 या डेल्टा ऑफ n +1, n +1 बेसिकली यहाँ पे होगा। डेल्टा ऑफ n +1 का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो इस वक्त इसकी 0 पे है ये वैल्यू इसकी -1 पे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। किसी भी सिग्नल को आप शिफ्ट कर सकते हैं, सो एज डेल्टा n को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा ऑफ n +1 का मतलब है ये वाली वैल्यू यहाँ से इस पॉइंट पे आ जाएगी -1 वाले पे, और फिर अगर मैं इसको एक्स ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई करूं तो फिर क्या होगा, एक्स ऑफ एन डेल्टा ऑफ एन माइनस डेल्टा ऑफ एन +1, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आई विल ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन विल सर्वाइव, और वो वैल्यू कौन सी होगी जो n इज इक्वल्स टू -1 पे है। इसी तरह से अगर मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दूं, n इज इक्वल्स टू +1 पे शिफ्ट कर दूं, विच इन दैट केस इट वुड बी कॉल्ड डेल्टा ऑफ n -1, और फिर इसको x ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई करूं तो x ऑफ n की ये वाली वैल्यू सरवाइव करेगी जो इस वक्त n इज इक्वल्स टू -1 पे मौजूद है, बाकी तमाम वैल्यूज़ इसकी 0 हो जाएंगी। तो ये प्रोसीजर नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में हम करेंगे कि इस डेल्टा एन को शिफ्ट करते रहेंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। इनफैक्ट हमें इतने पॉइंट्स पे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा जिन पॉइंट्स पे जो है वो ये सिग्नल नॉन ज़ीरो है, विच इज़ फ्रॉम -4 टू +4। यहाँ पे आपके पास इस फॉर्म में लिखा गया है मैथमेटिकल फॉर्म में कि अगर मैं x ऑफ -1 को
डेल्टा ऑफ एन प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, या पूरे सिग्नल को एक्स ऑफ एन को डेल्टा ऑफ एन प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ओनली वन वैल्यू सर्वाइव्स इन दैट सिग्नल विच इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ एन एट एन इज इक्वल्स टू -1। बाकी तमाम वैल्यूज ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि डेल्टा ऑफ एन प्लस वन सिर्फ एन इज इक्वल्स टू -1 पे नॉन ज़ीरो है, और उसका एम्पलीट्यूड एन इज इक्वल्स टू -1 पे 1 है। इसी तरह से अगर मैं एक्स ऑफ ज़ीरो को या एक्स ऑफ एन को डेल्टा एन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई विल गेट एक्स ऑफ ज़ीरो, क्योंकि डेल्टा एन जो है वो एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे 1 है। सो सिर्फ एक वैल्यू सर्वाइव करेगी एक्स ऑफ एन में, जो एक्स ऑफ ज़ीरो पे इस वक्त मौजूद है। और इसी तरह से अगर मैं डेल्टा ऑफ एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो डेल्टा ऑफ एन माइनस वन एन इज इक्वल्स टू 1 पे नॉन ज़ीरो है, तो सिर्फ वो वाली वैल्यू एक्स ऑफ एन में बच जाएगी जो कि n इज इक्वल्स टू 1 पे मौजूद है। बाकी तमाम पॉइंट्स वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। और ये इन डायग्राम्स में बेसिकली यही चीज़ शो की गई है कि अगर मैं x ऑफ -1 को डेल्टा n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ओनली वन वैल्यू सर्वाइव्स which is at n is equals to -1. And similarly, if I multiply x of 0 with delta n, तो only one value survives which is present at n is equals to 0. And also if I multiplied x of 1 with delta of n minus 1, again only one value survives which is present at n is equals to 1. सो ये प्रोसीजर हम रिपीट करते रहेंगे फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये x ऑफ -1 डेल्टा n प्लस 1 है, फिर x ऑफ 0 डेल्टा n है, फिर x ऑफ 1 डेल्टा n माइनस 1 है, और इसके बाद भी 2, 3, 4 के लिए भी हम यही वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। जब हमें 2 वाली वैल्यू चाहिए होगी तो हम डेल्टा ऑफ n माइनस 2 निकाल लेंगे। डेल्टा ऑफ n माइनस 2 मीन्स कि ये इम्पल्स फंक्शन n इज इक्वल्स टू 2 पे नॉन ज़ीरो होगा। इसी तरह से अगर n इज इक्वल्स टू -2 वाली वैल्यू चाहिए तो डेल्टा ऑफ n प्लस 2 हम ले लेंगे। डेल्टा ऑफ n प्लस 2 के केस में n इज इक्वल्स टू -2 पे इम्पल्स फंक्शन नॉन ज़ीरो होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये प्रोसीजर रिपीट करते रहेंगे, और फाइनली हम इन तमाम सिग्नल्स को आपस में जब ऐड कर लेंगे तो what we will get our original signal x of n back. So this shows that any signal x of n can be represented with the help of these impulse functions. So हम किसी भी arbitrary signal को impulse function से अगर मल्टीप्लाई करें तो उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो रह जाती है, बाकी तमाम वैल्यूज ज़ीरो हो जाती हैं। और वो वैल्यू जो उसमें सरवाइव करती है वो वाली होती है जिस पॉइंट पे आपका इम्पल्स फंक्शन जो है वो नॉन ज़ीरो होता है। So finally your x of n original signal will be equals to, ये वही है x of -3 डेल्टा n प्लस 3, ठीक है। ये इससे आपको एक नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी जो कि n इज इक्वल्स टू -3 पे होगी। इसी तरह से x ऑफ -2 डेल्टा ऑफ n प्लस 2 से एक और नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी जो n इज इक्वल्स टू -2 पे होगी। x ऑफ -1 डेल्टा n प्लस 1 से एक और नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी जो n इज इक्वल्स टू -1 पे होगी। x0 डेल्टा n से आपको एक और नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी जो n इज इक्वल्स टू 0 पे होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो फाइनली आपके पास हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा सिग्नल x ऑफ n है दैट इज गिवन लाइक दिस, x ऑफ k डेल्टा ऑफ n माइनस k एंड समेशन k गोज फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। ये जो हमने एग्जांपल ली है जिसमें हमारे पास सिग्नल जो है वो -4 से +4 तक नॉन ज़ीरो था, सो दिस समेशन वुड बी k फ्रॉम -4 टू +4। अब अगर आप इसमें k की कोई भी वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल k को -3 पुट करें, तो यू विल गेट वन टर्म फ्रॉम दिस समेशन x ऑफ -3 डेल्टा ऑफ n प्लस 3 विच इज दिस टर्म। अगर आप k की वैल्यू -2 पुट कर दें तो यू विल गेट अनदर टर्म, सो प्लस x ऑफ -2 डेल्टा n प्लस 2। सो इस तरह से ये समेशन जो है वो k की डिफरेंट वैल्यूज़ आप ले सकते हैं, एंड फाइनली
your overall signal will be the sum of these signals, जो जिनमें से हर सिग्नल सिर्फ एक पॉइंट पे नॉन जीरो है। ये x ऑफ माइनस टू डेल्टा एन प्लस टू भी सिर्फ एक पॉइंट पे नॉन जीरो है, x ऑफ टू डेल्टा एन माइनस टू भी सिर्फ एक पॉइंट पे नॉन जीरो है। इसी तरह से x ऑफ जीरो डेल्टा एन भी सिर्फ एक पॉइंट पे नॉन जीरो था। फाइनली जब ये सारे आपको ऐसे सिग्नल आपको मिल गए जिनमें से जो सिर्फ एक पॉइंट पे नॉन जीरो हैं, आप इन सब को सम अप कर लें तो यू विल गेट योर ओरिजिनल सिग्नल बैक। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कोई भी सिग्नल एक्स ऑफ एन जो है वो विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक टर्म यूज़ होती है आपकी बुक में भी शायद कहीं लिखी होगी, वेटेड इम्पल्स फंक्शन। सो लेट्स सी कि वेटेड का क्या मतलब होता है। अगर आपके पास डेल्टा ऑफ एन है, फॉर एग्जांपल डेल्टा ऑफ एन की वैल्यू सिर्फ n इज इक्वल टू 0 पे 1 होती है, जब मैं इसको किसी x 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दिस इज कॉल्ड अ वेटेड इम्पल्स फंक्शन, बिकॉज नाउ दैट वैल्यू जो कि n इज इक्वल टू 0 पे 1 थी डेल्टा n की, वो x ऑफ 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ x0 वो वैल्यू जो है वो कुछ और हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर x0 2 है तो वो वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर x0 माइनस 2 है तो वो वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड अ वेटेड इम्पल्स फंक्शन। सो एनी सिग्नल x ऑफ n can be represented with the help of weighted impulse functions. All these are weighted impulse functions क्योंकि डेल्टा ऑफ n प्लस थ्री एक्स ऑफ माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इट मीन्स इट विल गेट द एम्पलीट्यूड ऑफ x माइनस थ्री। इसी तरह से x0 डेल्टा n में इट विल गेट द एम्पलीट्यूड, जो भी x0 का एम्पलीट्यूड था वो इसमें आपके पास आ जाएगा। सो दीज आर ऑल वेटेड इम्पल्स फंक्शन। सो एनी सिग्नल x ऑफ n, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x ऑफ n can be represented with the help of weighted impulse functions. So these are all weighted impulse functions जो किसी एम्पलीट्यूड के साथ, x के किसी एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Okay, so now moving forward, let's suppose we have a system which is time variant। ठीक है, सो दिस सिस्टम, अभी जो पहली हम एग्जांपल ले रहे हैं एक सिस्टम की, ये जस्ट इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए जो है वो ये एग्जांपल ली जा रही है। फाइनली इस लेक्चर के एंड पे जिन सिस्टम्स की हम बात करेंगे वो LTI सिस्टम्स कहलाएंगे, लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। हम जो है वो टाइम वेरिएंट सिस्टम की बात नहीं करेंगे, बट एट द मोमेंट जस्ट फॉर दिस एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपका सिस्टम जो है वो लीनियर तो है but it is not time invariant. So we are assuming a linear but time variant system. So far if your system is linear but time variant, तो इस सिस्टम की आउटपुट जो है that can be given like this: x of k hk of n, where hk of n जो है that is called the impulse response of that system। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट इम्पल्स फंक्शन के केस में अगर आप इम्पल्स फंक्शन किसी सिस्टम को इनपुट के तौर पे दें तो उस सिस्टम की जो आउटपुट, इम्पल्स फंक्शन जब इनपुट होती है, जो उस सिस्टम की आउटपुट आती है वो इम्पल्स रिस्पांस कहलाती है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने डेल्टा n माइनस वन किसी सिस्टम को इनपुट दी तो उसका जो रिस्पांस आया, उस सिस्टम ने उसके लिए जो आउटपुट प्रोड्यूस की वो h माइनस वन ऑफ n है। इसी तरह से जब आपने डेल्टा n, जिस केस में इम्पल्स n इज इक्वल टू 0 पे 1 होती है, अगर ये वाली सिस्टम को इनपुट दी तो इस सिस्टम ने ये रिस्पांस प्रोड्यूस किया, ये आउटपुट प्रोड्यूस की, एंड लेट्स कॉल दिस एज h0। और इसी तरह से अगर आपने डेल्टा ऑफ n माइनस वन इनपुट दी तो इस सिस्टम ने एक आउटपुट प्रोड्यूस की, दैट इज h1n। ठीक है, सो ये मुख्तलिफ इम्पल्स फंक्शन के लिए सिस्टम की आउटपुट्स हैं, h-1n, h0n, h1n। सो हमारे पास आउटपुट क्या होगी? आउटपुट हमारे पास जो होगा वो x ऑफ k यानी इनपुट सिग्नल की वैल्यू एट दैट इंस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय इम्पल्स रिस्पांस एट दैट इंस्टेंट।
ठीक है, जो उस वक्त इम्पल्स रिस्पांस है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये उस सिस्टम की आउटपुट आ जाएगी। सी नेक्स्ट स्लाइड में ये बात जाएगी कि व्हाट वी मीन। सो लेट्स सपोज हियर वी हैव एक्स ऑफ एन, ये हमारा सिग्नल है और जो कि -1 से लेके +1 तक 3 पॉइंट्स पे नॉन ज़ीरो है। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है x1 ऑफ n, और ये में हमारे पास h-1n है। h-1n प्लीज़ रिमेंबर कि उस वक्त आपको आउटपुट मिली जब आपके पास इम्पल्स फंक्शन डेल्टा ऑफ n प्लस 1 था, यानी जब इम्पल्स एट n इज इक्वल्स टू -1 एग्जिस्ट करती थी। वो इम्पल्स फंक्शन अगर आपने अपने सिस्टम को इनपुट के तौर पे दिया है तो सिस्टम ने जो आउटपुट प्रोड्यूस की है that output is h-1 of n. So now if I say x-1 delta n plus 1, ठीक है, so अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने सिग्नल को जो है वो ये जो x ऑफ n है इसको डेल्टा n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डेल्टा n प्लस 1 जो है वो उस केस में इम्पल्स एग्जिस्ट एट n इज इक्वल्स टू -1, सो आई विल बी लेफ्ट विद ओनली वन वैल्यू, और वो वन वैल्यू जो है दैट इज द वैल्यू विच एग्जिस्ट एट n इज इक्वल्स टू -1। तो ये अगर इनपुट है मेरे सिस्टम की x-1 डेल्टा n प्लस 1, तो मेरे सिस्टम की जो आउटपुट होगी दैट वुड बी दिस x-1, ये वाला जो है x-1 मल्टीप्लाइड विद दिस, जो कि सिस्टम जो है इसके लिए रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहा था h-1n। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट दिस रिस्पांस फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट x-1। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x-1 की वैल्यू चूँकि जो है वो -1 है, तो h-1 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये सारी की सारी इनका एम्पलीट्यूड रिवर्स हो जाएगा। सो ये वैल्यू अगर h-1 की पहले +1 थी तो अब -1 हो जाएगी, ये अगर +0.5 थी तो ये -0.5 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू पहले माइनस थी तो अब प्लस हो जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, इसमें एक चीज़ प्लीज़ यहाँ पे ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, इधर सिग्नल की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, x-1 डेल्टा n प्लस 1 पे सिग्नल की सिर्फ a की वैल्यू है एट n इज इक्वल टू -1। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे सिग्नल की कोई वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो मौजूद नहीं है। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने सिस्टम को डेल्टा n इनपुट देता हूँ, इम्पल्स फंक्शन इनपुट देता हूँ n इज इक्वल टू 0 पे, तो उस वक्त जो उस सिस्टम की आउटपुट है ये h0n है। ठीक है, ये h0n x ऑफ n से रिलेटेड नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर कि ये h0n कहाँ से आया है। जब आपने अपने सिस्टम को इम्पल्स फंक्शन डेल्टा n इनपुट दिया है तो उस केस के लिए जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई है दैट इज h0n। अब मैं उस सिस्टम के लिए आउटपुट मालूम करना चाहता हूँ जब x ऑफ n ये वाली इनपुट दूंगा, तो इसको हम कैसे ब्रेकअप कर रहे हैं कि इसमें हम एक एक पॉइंट ले रहे हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड में लिया तो उसमें सिर्फ हमने ये वाली वैल्यू इसकी नॉन ज़ीरो ली थी और इसको h-1n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे हम x0 डेल्टा n ले रहे हैं। x0 डेल्टा n मीन डेल्टा n चूँकि n इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है, तो ये वैल्यू x में भी सिर्फ a की वैल्यू, अगर मैं इन दोनों सिग्नल्स को x एंड डेल्टा n को मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई विल बी लेफ्ट विद ओनली वन वैल्यू ऑफ x which exist at n is equals to 0। तो ये अगर मैं अपने सिस्टम को इनपुट दूं तो ये सिस्टम क्या प्रोड्यूस करेगा, वही x0 मेरे पास जो वैल्यू है, बट दैट वुड बी मल्टीप्लाइड विद hn, क्योंकि सिस्टम का रिस्पांस जो है वो h0n है। तो ये चूँकि वैल्यू 1 थी तो इसका मतलब है h0n विल नॉट गेट चेंज्ड, जो इसकी वैल्यूज़ हैं वही वाली वैल्यू रहेंगी। अगर कहीं पे एम्पलीट्यूड -0.5 है तो -0.5 ही रहेगा, अगर कहीं +1 है तो 1 ही रहेगा, अगर कहीं +0.5 है तो +0.5 ही रहेगा। सो ये सेकंड पॉइंट था
मेरे सिग्नल का, जिसके लिए मैंने अपने सिस्टम से इस, अगर मैं ये इनपुट दूं तो मेरा सिस्टम क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, वो इस तरह मालूम कर लिया। एंड नाउ फाइनली फॉर थर्ड पॉइंट, जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है ये वाला, इसके लिए मैं अपने सिग्नल एक्स एन को डेल्टा एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट कि इसमें सिर्फ एक नॉन ज़ीरो वैल्यू रह जाए विच शुड एग्जिस्ट एट एन इज इक्वल्स टू वन। तो इसके लिए आउटपुट क्या आएगी, जो एच वन ऑफ एन है। एच वन ऑफ एन क्या है, एच वन ऑफ एन उस वक्त आपके पास सिस्टम की आउटपुट आई थी जब आपने उसको डेल्टा एन माइनस वन इनपुट के तौर पे दिया था। तो वो उस आउटपुट के साथ अगर आप x1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट x1 एंड hn फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। सो अब आपने तीन डिफरेंट पॉइंट्स के लिए रिस्पांस सिस्टम का मालूम कर लिया। पहली स्लाइड में हमने x1 h माइनस वन एन किया था, x माइनस वन h माइनस वन एन किया था। दूसरी स्लाइड में हमने x0 h ज़ीरो एन मालूम किया, और इसमें हमने x1 h1 एन मल्टीप्लाई मालूम किया। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, ठीक है, ये एक्स एन था, तो ये तीनों जो हमारे पास एक्स माइनस वन एन एच माइनस वन एन एक्स ज़ीरो एच एन और एक्स वन एच एन आए हैं, अगर हम इन तीनों को वही पॉइंट बाय पॉइंट ऐड कर दें तो वी विल गेट वाई ऑफ एन। यानी अगर मैं ये इनपुट दूं अपने सिस्टम को एक्स ऑफ एन, तो उसके लिए ये वाली आउटपुट प्रोड्यूस होगी। अब ये आउटपुट कैसे आई, हमने ये आउटपुट कैसे मालूम की कि हमने अपने सिग्नल में हर पॉइंट पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो वैल्यू अज्यूम की, यानी अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स फंक्शंस, और फिर उसके लिए हमने हर पॉइंट के लिए सिस्टम की आउटपुट जो है वो मालूम की। प्लीज़ रिमेंबर कि यहाँ पे हम लीनियरिटी अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम लीनियर है। इसी वजह से जब हम इनपुट को फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आउटपुट भी अकॉर्डिंगली उसी से मल्टीप्लाई हो जाती है। या फाइनल स्टेप में जब हमने इन थ्री डिफरेंट सिग्नल्स को आपस में ऐड किया है टू जनरेट आवर आउटपुट, तो अगेन वी हैव यूज्ड दैट सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। लेकिन ये सिस्टम जो है ये टाइम वेरिएंट है, दिस इज़ नॉट टाइम इनवेरिएंट। इससे नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के लिए ये चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड थिंग्स विल बिकम मोर सिंपलर। इनफैक्ट इस केस में और टाइम इनवेरिएंट के केस में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो आपके पास h माइनस वन एन या h1n या h0n आ रहे थे, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। यानी आप h माइनस वन एन एच वन एन और h नॉट एन जो थे वो आपस में कोई रिलेटेड नहीं थे। वो आपको कैसे मिले, वो आपको शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शंस अपने सिस्टम को इनपुट के तौर पे देने से मिले। जैसे यानी जब आपने डेल्टा एन प्लस वन उसको इनपुट दी अपने सिस्टम को, तो जो उसने आउटपुट प्रोड्यूस की दैट इज कॉल्ड एच माइनस वन है। इसी तरह से जब आपने डेल्टा एन इन इनपुट दी तो जो उसने आउटपुट प्रोड्यूस की दैट इज कॉल्ड एच नॉट एन। बट this is for time variant system. But if we assume that our system is also time invariant, which we will assume now, तो ये चीज़ और सिंपलर हो जाती है। आपको सिर्फ एक डेल्टा एन के लिए अपने सिस्टम की आउटपुट मालूम करनी होती है। यानी डेल्टा एन के लिए आप मालूम करेंगे तो जो उसकी आउटपुट आएगी सिस्टम की, लेट्स सपोज एच एन आती है, तो बाद में हम उसी को शिफ्ट करते रहेंगे, क्योंकि टाइम इनवेरिएंट में ये होता है कि जब आप इनपुट को शिफ्ट करते हैं तो आउटपुट भी सेम अमाउंट से शिफ्ट होती है। सो अगर मुझे एच ऑफ माइनस वन चाहिए, तो अगर एच ऑफ ज़ीरो मेरे पास है तो आई कैन सिंपली गेट एच ऑफ माइनस वन बाय सिंपली शिफ्टिंग इट वन पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट। इसी तरह से अगर मुझे एच ऑफ वन चाहिए तो आई कैन सिंपली शिफ्ट माई एच ऑफ ज़ीरो वन पॉइंट टूवर्ड्स राइट। बट दैट इज ट्रू फॉर टाइम invariant system, that is not true for time variant system. So this example was for time variant system, but now onward we will consider those systems which are time invariant, and this analysis will become even more simpler. Okay ji, so now a definition of
इम्पल्स रिस्पांस एंड कन्वोल्यूशन समेशन। इम्पल्स रिस्पांस के बारे में ऑलरेडी भी हम बात कर चुके हैं, बट once again a formal definition is the impulse response, which is denoted by h of n, is the output of a system when we give it input as this function delta n। impulse function जब आप किसी भी सिस्टम को इनपुट के तौर पे दें, किसी भी सिस्टम को एक्साइट करें विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स फंक्शन, तो जो भी आउटपुट वो सिस्टम प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स रिस्पांस। एंड प्लीज रिमेंबर कि इम्पल्स रिस्पांस हर सिस्टम का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप किसी सिस्टम को इम्पल्स फंक्शन डेल्टा एन इनपुट के तौर पे दे रहे हैं तो वो सिस्टम क्या इम्पल्स रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, दिस इज इट्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ये आपको ये बताएगा कि वो सिस्टम जो है वो किस तरह से, कितने मुख्तलिफ कंपोनेंट से बना हुआ है, या उसके कंपोनेंट्स किस फैशन में कनेक्ट हुई हैं इंटरनली। लेकिन कोई भी दो सिस्टम सिर्फ उस वक्त इम्पल्स रिस्पांस उनका सेम होगा जब वो दोनों सिस्टम एग्जैक्टली सेम होंगे, जब उनका आर्किटेक्चर सेम होगा, उनके कंपोनेंट सेम होंगे, उनकी फंक्शनैलिटी सेम होगी, ओनली देन दे हैव इक्वल और सेम इम्पल्स रिस्पांस। सो कोई भी दो सिस्टम आपस में सिर्फ तब इक्वल हो सकते हैं जब उनका इम्पल्स रिस्पांस जो है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, और इम्पल्स रिस्पांस का भी इक्वल होगा जब वो दोनों एग्जैक्टली सेम सिस्टम होंगे इंटरनली। अगर वो इंटरनली एग्जैक्टली सेम सिस्टम नहीं है तो ये मुमकिन नहीं है कि वो सेम इम्पल्स रिस्पांस दें अगर वो दोनों डिफरेंट सिस्टम है। तो सेम इम्पल्स रिस्पांस सिर्फ आपके पास तब आएगा जब आपके पास वो दोनों एग्जैक्टली सिमिलर सिस्टम होंगे। तो ओके, सो इम्पल्स रिस्पांस का हमें पता चल गया। नाउ इफ वी अज्यूम दैट आवर सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इम्पल्स फंक्शन को शिफ्ट कर देंगे तो अकॉर्डिंगली हमारा इम्पल्स रिस्पांस भी शिफ्ट हो जाएगा। यानी डेल्टा एन के लिए आपको एच एन मिल रहा था, अगर मैं इम्पल्स फंक्शन को शिफ्ट कर दूं, डेल्टा एन के बजाय डेल्टा एन माइनस वन कर दूं, तो मेरा इम्पल्स रिस्पांस भी एच एन से एच एन माइनस वन हो जाएगा। अगर मैं इम्पल्स फंक्शन को डेल्टा एन से डेल्टा एन माइनस के कर दूं तो इम्पल्स रिस्पांस भी एच एन से एच माइनस के हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बाय डेफिनेशन। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की डेफिनेशन ही ये है कि जिस अमाउंट से आप इनपुट को शिफ्ट करेंगे आउटपुट भी सेम अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगी। सो इफ वी अज्यूम दैट आवर सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही इनपुट शिफ्ट होगी आउटपुट भी सेम अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगी। सो एक तो हम ये अजम्पशन करेंगे अब अपने सिस्टम्स के बारे में कि वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। एक दूसरी अजम्पशन हम ये करेंगे कि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इनफैक्ट, कि हमारा सिस्टम लीनियर है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम इनपुट साइड पे सिग्नल्स को ऐड करेंगे तो आउटपुट साइड पे भी उसी तरह से सिग्नल ऐड हो जाएंगे, क्योंकि लीनियरिटी यही होती है। लीनियरिटी में दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक ये है कि अगर आप डिफरेंट इनपुट्स को ऐड करें तो आउटपुट भी सेम अमाउंट से ऐड हो जाए, और दूसरी ये कि अगर आप इनपुट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट भी उसी कांस्टेंट से, उसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए। सो लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हम अज्यूम करेंगे, और इसके लिए जो हमारे सिस्टम की आउटपुट आएगी फॉर दीज सिस्टम्स, LTI सिस्टम्स, इनको शॉर्ट में हम LTI कहते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को। तो इन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के लिए या LTI सिस्टम्स के लिए जो हमारी आउटपुट किसी सिग्नल के लिए, इनपुट सिग्नल के लिए आएगी, डिस्क्रीट टाइम के केस में हम उसको कन्वोल्यूशन सम कहते हैं। कन्वोल्यूशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन which is used to determine output of any system for any given input x of n। यानी अगर आपको x of n किसी सिस्टम की इनपुट दी जाए कि ये इनपुट आप अपने सिस्टम को दें, और उस सिस्टम का आपको इम्पल्स रिस्पांस पता हो, इम्पल्स रिस्पांस hn। सो द क्वेश्चन इज कि if you know x of n and you know h of n, can you determine what would be y of n? किसी भी इनपुट xn के लिए अगर आपको इम्पल्स रिस्पांस नोन है तो क्या आप उसकी आउटपुट बता सकते हैं, और अगर बता सकते हैं तो
क्या उसका फार्मूला होगा, किस तरह से हम बताएंगे, एक्स एन या एच एन जो है वो क्या आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे, ऐड होंगे, क्या होगा. सो दैट आंसर इज प्रोवाइडेड with the help of this convolution sum. So these are the steps which we have already talked about. कि let's suppose आपके पास कोई सिस्टम है S, इसको आप इनपुट दे रहे हैं x ऑफ n, तो किसी इनपुट x ऑफ n के लिए ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है ये सिस्टम, ये आउटपुट y ऑफ n कहलाती है. अब इस सिस्टम को अगर मैं ये इम्पल्स फंक्शन इनपुट के तौर पे दूं डेल्टा ऑफ n, तो जो भी इस सिस्टम की आउटपुट होगी, in this case that output will be called h of n. यानी जब आपका x of n डेल्टा n की इक्वल है तो उस वक्त जो आपके पास yn आता है that is called h of n, which is called the impulse response of the system. Now if I shift this delta n को मैंने शिफ्ट कर दिया, डेल्टा n माइनस k बन गया, तो अकॉर्डिंगली h of n भी शिफ्ट हो जाएगा, ये h of n माइनस k हो जाएगा. Why? Because we have assumed that our system is time invariant. अगर हम टाइम इनवेरिएंट अज्यूम कर रहे हैं तो जिस अमाउंट से इनपुट शिफ्ट होती है उसी अमाउंट से आउटपुट भी शिफ्ट हो जाती है. नेक्स्ट, इस डेल्टा एन माइनस के को मैं किसी स्केलर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो एक्स के कोई भी वैल्यू है, कोई स्केलर वैल्यू है, उसके साथ मैं डेल्टा एन माइनस के को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो यहाँ पे इस साइड पे क्या होगा कि उसी सेम स्केलर एक्स के साथ आपका एच एन माइनस के भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है स्केलिंग, जो लीनियर सिस्टम के अंदर होती है कि आप इनपुट को जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं आउटपुट भी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है. सो स्केलिंग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है, और इस वजह से यूज़ की है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम लीनियर है. तो अगर लीनियर है तो डेफिनेटली उसमें स्केलिंग की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती. सो इनपुट जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुई, जिस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हुई, आउटपुट भी उसी सेम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगी. अब अगर मैं डिफरेंट इनपुट्स ले लूँ और इनको सम कर लूँ, यानी यहाँ पे k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स के डेल्टा एन माइनस के, ये डिफरेंट इनपुट्स अब मैं ले रहा हूँ. यानी एक्स के डेल्टा एन माइनस के ये तो एक थी, लेकिन अब मैं ये समेशन में इनको लिख लिया, और ये समेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है. अगर आप इस समेशन को कुछ वैल्यूज़ के लिए ओपन करें, मसलन फॉर एग्जांपल k इज इक्वल टू 0 के लिए ये बन जाएगा x0 डेल्टा n, k1 के लिए x1 डेल्टा n माइनस 1, के -1 के लिए x -1 डेल्टा n प्लस 1. सो बेसिकली ये वही चीज़ है जो हम पहले देख चुके हैं कि ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल वेटेड इम्पल्स फंक्शन की फॉर्म में हमने अपने सिग्नल को लिखा हुआ है x के डेल्टा n माइनस के. और ये हम बात पहले कर चुके हैं कि किसी भी गिवन आर्बिट्रेरी सिग्नल को आप विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेटेड इम्पल्स फंक्शन. तो यहाँ पे आपने वो सारी वेटेड इम्पल्स फंक्शन सम कर ली, और ये हम ऑलरेडी उस एग्जांपल में कर चुके हैं जब हमने अपने सिग्नल को वेटेड इम्पल्स फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया था. सो हर एक केस में हमारे पास एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही थी, आखिर में हमने उन सब को ऐड कर लिया था तो ओरिजिनल सिग्नल आ गया था. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे आपने ऐड किया है, इसी तरह से वही एडिशन इस साइड पे भी हो जाएगी एक्स के एच एन माइनस के की. और रीज़न क्या है? क्योंकि अगेन आपका सिस्टम लीनियर है. अगर आपका सिस्टम लीनियर है तो उसके अंदर ये सुपरपोजिशन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि जब आप वेरियस इनपुट्स को ऐड कर देंगे तो अकॉर्डिंगली जो उसके लिए वेरियस रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो भी आपस में ऐड हो जाएंगे. सो दिस थिंग एक्स के एच एन माइनस के वेयर के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज कॉल्ड convolution summation. In next slide we will talk about that. So any arbitrary signal xt or xn can be represented as a linear combination of delayed impulses that we have already discussed. So if we have a discrete time signal, its output is given with the help of a convolution summation,
and if we have, for example, a continuous type signal, then output is given by convolution integral. So this is y of n is xn convolution hn, और ये वही एक्सप्रेशन है जो हम पिछली स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं, एक्स के एच ऑफ एन माइनस के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो सिम्बॉलिकली कन्वोल्यूशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. प्लीज़ रिमेंबर कि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है. y of n is not simple multiplication of xn and hn. This convolution operation is a multiplication, but it is called a shifted multiplication. And when we will do examples, you will see कि इसमें हम एक सिग्नल को फिक्स्ड रखेंगे और दूसरे सिग्नल को स्लाइड करेंगे और फिर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उनका ओवरलैपिंग रीजन देखते रहेंगे. जहाँ के पे कोई ओवरलैप होगा वहाँ पे आपके पास इस ऑपरेशन का, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन का रिजल्ट नॉन ज़ीरो आएगा. सो इफ़ यू हैव अ डिस्क्रीट सिग्नल्स, एक्स एन और एच एन डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं, तो y ऑफ n इज गिवन बाय दिस समेशन विच इज़ कॉल्ड कन्वोल्यूशन समेशन. और अगर आपके पास सिग्नल कंटिन्यूअस हैं, एक्स टी और एच टी, इम्पल्स रिस्पांस भी कंटिन्यूअस है और इनपुट सिग्नल भी कंटिन्यूअस है, देन कन्वोल्यूशन इज गिवन बाय दिस इंटीग्रल x tau ht minus tau d tau. So many physical processes can be modeled as LTI system. So most of the cases which we are going to discuss from now onwards corresponds to these systems which are LTI system. So in LTI systems के लिए हम कन्वोल्यूशन के ऑपरेशन से आउटपुट मालूम कर सकते हैं अगर हमें इनपुट मालूम हो और हमें इम्पल्स रिस्पांस ऑफ दैट सिस्टम मालूम हो. सो अगर डिस्क्रीट सिस्टम हो तो हम इस समेशन से, कन्वोल्यूशन समेशन से आउटपुट मालूम कर सकते हैं, और अगर कंटिन्यूअस सिस्टम हो तो हम इस कन्वोल्यूशन इंटीग्रल से ये आउटपुट मालूम कर सकते हैं. सो इन द कमिंग लेक्चर्स we will discuss various different examples of these convolution summations and convolution integrals. So ये आज का जो लेक्चर था ये जस्ट इसके बारे में था कि convolution का ऑपरेशन बेसिकली है क्या, इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन था. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एग्जांपल्स करेंगे, वेरियस टाइप के सिग्नल्स लेंगे, x ऑफ n और h ऑफ n और फिर y ऑफ n उनके लिए मालूम करेंगे, सो दैट कि दिस प्रोसेस बिकम्स क्लियर टू यू. सो होपफुली आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.